एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 9th है। इसमें हम 20 क्वेश्चन को लेते हैं, 20 क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से होता है और 10 क्वेश्चन होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अभी इंडियन ज्योग्राफी में हम रिवर्स को कवर कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो एटमॉस्फेयर वाला क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के करेंगे, उसके बाद में 10 क्वेश्चन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक चीज़ और है, जब आप इन 20 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके टॉपिक वाइज़ मैं इसको अभी चला रहा हूँ, टॉपिक वाइज़ चला रहा हूँ। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे तो हम इसको फिर मिक्स्ड तरीके से इसको चलाएँगे। इसमें क्या होता है कि टॉपिक वाइज़ से आपका कंप्लीट ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भूगोल का रिवीजन हो जाएगा, अगर आप धीरे-धीरे इसको करते रहेंगे तो। इसमें मैंने बताया है छोटा पैक बड़ा धमाका। छोटा पैक बड़ा धमाका का मतलब है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये है तो एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जब आप ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 20 क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये लगेगा कि चीज़ें सारी कवर हो गई। सारी कवर होने का मतलब क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और रिपीटेशन नहीं किया हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। जो क्वेश्चन नए हैं और अच्छे तरीके के हैं क्वेश्चन, जिनको करने में मज़ा आता है, उन क्वेश्चन्स को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन-सा कथन निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, फिर कहता है कौन-सा कथन सही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह नामचा बरवा के निकट यू मोड़ लेती है और एक गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया ताकि इंग्लिश और हिंदी में कोई दिक्कत ना हो। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। स्टेटमेंट 1 है, इट राइजेस इन तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर। स्टेटमेंट नंबर 2, इट टेक अ यू टर्न नियर नामचा बरवा, एंटर इन इंडिया थ्रू अ गॉर्ज। अब यहाँ पर कहता है कौन सा सही है, तो 1, 2, 1, 2 और ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर इसमें है सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो होता तो तिब्बत से है, लेकिन तिब्बत में कहाँ से होता है? तो तिब्बत में ग्लेशियर, इसका नाम क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से होता है इसका उद्गम, ग्लेशियर से होता है। और जब ये इसका उद्गम होता है तिब्बत से होता है, ये ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको सांगपो रिवर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांगपो नदी है। ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर कहाँ पर है? तो इस मानसरोवर के निकट में है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये हिमालय है, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर से नदी निकलती है और आकर के से हिमालय के पैरेलल चलती है। फिर यू टर्न, यहाँ पर क्या है? एक दर्रा है, इसे यू टर्न लेकर के ऐसे इंडिया में, भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो। बाद में क्या बोलते हैं इसको है? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और जब भारत से ये आगे बांग्लादेश पहुँचती है, तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको है? तो जमुना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। तो इसके 3 नाम हो गए, सांगपो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ये जो आंशिक ग्लेशियर है, यहीं पर चिमायुंगडू ग्लेशियर है, यहीं से उद्गम होता है। ये इसको सांगपो बोलते हैं। बाद में देखिए यू टर्न लेती है और ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो सुबनसिरी, कामेंग, संकोस और यहाँ पर जो तीस्ता है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके साथ-साथ में आप देखेंगे ये जो दिबांग है, लोहित है, फिर मेलेक है और इसके साथ में कोपिली है और यहाँ पर क्या है? बराक, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दोनों ये मतलब कि ये जो है, मतलब यहाँ पर पद्मा जो नाम है, गंगा का नाम है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, पद्मा और जमुना मिलकर के बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। और ये बंगाल खाड़ी में किस नाम से बनता है? तो सुंदरबन का डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? यही ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। तो क्वेश्चन जो था आपने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में कहता है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। इसके बारे में डिस्कशन मैंने कल ही किया था कि एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ किसको बोलते हैं? देखिए, ऐसी नदियाँ जो हिमालय के पहले से बहती हैं, मतलब हिमालय के पहले से है, तो हिमालय का जब उत्थान हुआ तो उसको काट करके बहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, या कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। हमने इसको कल वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। आप जिसने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? जो हिमालय के पहले से हैं, हिमालय को काट कर बहती हैं। अब कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है जो हिमालय की प्रारंभिक ढाल का अनुसरण करती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, जो हिमालय पर्वत श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले विद्यमान है। तीसरा स्टेटमेंट है जो हिमालय की शैल की नति का अनुसरण करती है। चौथा है जो हिमालय के शैलों का स्ट्राइक का अनुसरण करती है। तो
यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट इसका बी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या कहता है कि विच एग्जिस्ट बिफोर द हिमालयन केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब हिमालय के पहले से है, वही उसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। तो मैंने बताया था पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी आ जाएगी, जिसमें सतलज हो गई, जिसमें सतलज मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र, और कौन सी है? सिंधु, इंडस। ठीक, ये कौन सी नदियां हैं? ये एंटीसीडेंट या कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ही बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी के की सहायक नदियों पर विचार कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश। चलो ये चारों हैं। अब आगे बोलता है उपयुक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिशा वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि पर्वत, पठार, नदी और मैदान हर चीज में पूछा जा सकता है। ठीक है, झील के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर चारों साइड नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि भाई पश्चिम से पूर्व होगा। तो सबसे पश्चिम में, और सबसे पश्चिम में कौन सी है? पश्चिम से पूर्व का मतलब क्या है? सबसे पश्चिम में कौन है? तो हमें किस डायरेक्शन में लगाना? हमें इस डायरेक्शन में, सॉरी, इस डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश। अभी मैंने आपको बताया था, तो आपने देखा था कि सबसे पूर्व में, इन चारों में सबसे पूर्व में कौन सी हो जाएगी? लोहित। तो लास्ट में क्या होगा यहाँ पर? लोहित। लोहित होगा। लोहित कितना नंबर? 1 नंबर पर। 1 नंबर जिस ऑप्शन है सबसे लास्ट में, वो सही होगा। तो ये तो 3 में हो गया। ठीक है, और सबसे पश्चिम में कौन सी है यहाँ पर देखोगे तो? कौन सी अभी बताया था मैंने? तीस्ता। कौन सी थी? तीस्ता। तो 2 नंबर यहाँ पर होगा। तो 2 जिसमें पहला होगा और एक आखिरी में होगा, वो सही होगा। यहाँ पर 2, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब तो क्वेश्चन ये फंस गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब इसको थोड़ा हम समझ के साथ सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर तीस्ता। उसके बाद में आप देखेंगे, आप आपको ध्यान होगा, मैं दिखाऊंगा अभी, अगर आप ध्यान होगा। उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? संकोच। कौन सी हो जाएगी? संकोच। और संकोच के बाद में कौन सी होगी? संकोच। और संकोच के बाद में कौन सी हो जाएगी? फिर यहाँ पर सुबनसिरी। सुबनसिरी, फिर क्या हो जाएगी? लोहित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप इसको इस मैप पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पश्चिम में देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा? तीस्ता, और यहाँ पर क्या है? लोहित। करेक्ट। फिर देखिए संकोच है और यहाँ पर सुबनसिरी है। संकोच है, सुबनसिरी। तो ये क्रम क्या हो गया? ये हो गया क्रम पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्रम आपको गंगा में भी पूछा गया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो 2024 में यूपीएससी में पूछा गया था। तो नदियों के क्रम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक ये तो हो गया दिशा वाला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आएगा जो कि दाएं और बाएं वाला आएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 नदियां, ये 1 2 3, ये 3 नदियां किधर से मिल रही हैं? तो ब्रह्मपुत्र में दाहिने से मिल रही है, दाहिने से मिल रही है। और ये जो है यहाँ पर किससे मिल रही है? तो बाएं साइड से मिल रही है। तो ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी दाहिने से मिलती है, कौन सी नदी बाएं तट पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। ठीक है। तो देखिए, इसमें कहते हैं कौन सा प्रमुख, या कह सकते हैं मुख्य बेसिन नहीं है, नहीं है यहाँ पर। तो एक पहला ऑप्शन कौन सा? पेन्नार नदी। दूसरा ऑप्शन कौन सा? माही नदी। तीसरा ऑप्शन कौन सा? तीस्ता। और चौथा कौन सा है? साबरमती। यहाँ पर चारों में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसमें आप ऑड वन आउट लगा सकते हैं। ऑड वन आउट का मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सबसे अलग है? देखो, इन चारों में ये ही एक ऐसी नदी है जो सहायक नदी है। किसकी? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, बाकी कोई सहायक नदी नहीं है। तो ऑड वन आउट के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? सी। लेकिन मुख्य बेसिन का मतलब भी यही है कि ऐसी कोई नदी जो अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना किसी सागर या महासागर या किसी खाड़ी में, सागर या महासागर या किसी खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि यहाँ पर पेन्नार कहाँ पर मुहाना बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ मुहाना बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। माही कहाँ पर है? तो माही आपको पता होगा, इसकी खास बात क्या है? माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है, ये इसकी खास बात है। और इसके साथ में माही अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो माही अपना मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। और ऐसे ही साबरमती देखेंगे, साबरमती अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये भी बनाती है अरब सागर में। और अरब सागर में कहाँ पर? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऑड एंड ऑड से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा एक
सहायक नदी है, बाकी कोई सहायक नदी नहीं है। बाकी एक मुख्य नदी है और इसकी अपनी अपनी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीस्ता के बारे में पूरा समझना है। तीस्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता के बारे में बताया। देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है, तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीस्ता तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र के समान है, पर यह सिक्किम से होकर बहती है। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू द सिक्किम। दूसरा स्टेटमेंट है, रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है और यह तीस्ता की सहायक नदी है। रिवर रंगित ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। तीसरा स्टेटमेंट है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने एक चीज जाना होगा। ठीक है, ये तो समझ में आता है कि सिक्किम से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंगसी से होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? आंगसी से होता है। तो आंगसी मानसरोवर के पास में है। और आपने मैंने कल आपको बताया था, उसमें बताया था कि मतलब मानसरोवर के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज। तो तीसरा का तो नहीं होता है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो एक ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रंगित नदी रंगित नदी इसकी सहायक नदी है, सही है, और इसका उद्गम कहाँ है? सिक्किम से, ये भी सही। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेगा, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती होती तो मुख्य नदी होती। ठीक है, सब इसकी सहायक नदी होती ही नहीं, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये कहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ना कि बंगाल खाड़ी में गिरती। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा 2, कि रंगित नदी इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से होता है। और मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया भी था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया भी था। ये यहाँ पर रिवर जो है, ये तीस्ता रिवर है। इस पे रंगपो यहीं पर रंगीत आकर के इसमें मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका केवल 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन मैंने भी बताया था कि 2024 में यूपीएससी में पूछा गया था। यहाँ पर दिया हुआ है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में, प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही क्रम कौन सा है? मतलब कि इसमें कहता है कि गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्रयागराज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से पूछ रहा है? वेस्ट टू ईस्ट कौन सा है? तो घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा इसका ऑप्शन है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तीसरा है घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक। चौथा है गोमती, घाघरा, कोसी और गंडक। तो आप पहले पॉज करिए और फिर इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सही है। क्या आंसर सही होगा इसका? बी आंसर सही होगा। क्या? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। तो इसका आंसर सही क्या है? बी। चलिए, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एक मैप पर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला मैप यहाँ पर, ये देखिए गंगा नदी तंत्र है। यहाँ पर देखिए, तो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी यहाँ पर है, इस तरीके से गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रामगंगा है, गोमती है, सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है और कोसी। ठीक है, तो ये कौन से कहाँ से आ रही है? तो हिमालय से ही आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फुलहर नदी, गोमती नदी ऐसी नदी है जो कि फुलहर झील से होती, मतलब इसके उत्पत्ति फुलहर झील से होती है। और फुलहर झील कहाँ पर है? ये है पीलीभीत में। ठीक है, तो इसमें कॉमन सेंस से क्या लगा सकते थे? तो कोसी में सबसे पूरब में है। कोसी में क्या है? सबसे पूरब में है। यहाँ पर देखिए, कोसी क्या है? सबसे पूरब में है, और गोमती सबसे पश्चिम में। तो 2 ही ऑप्शन अगर पता था कि सबसे पूरब में कौन से हैं, इन चारों ऑप्शन में सबसे पूरब में कौन सी है? कोसी। और सबसे पश्चिम में कौन सी? गोमती। तो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था। घाघरा नहीं है, घाघरा यहाँ पर गोमती है लेकिन गंडक नहीं है। यहाँ पर घाघरा है, यहाँ पर कोसी, लेकिन लेकिन यहाँ पर गोमती नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कौन सा गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? देखिए, बेसिन का मतलब क्या है यहाँ पर पहले समझ लीजिए। बेसिन का मतलब होगा एक मुख्य नदी, एक मुख्य नदी प्लस उसकी सहायक नदी। मतलब कोई भी एक नदी है, मान लीजिए गंगा नदी ही है, गंगा नदी एक है, इसके सहायक नदी जो भी है, वो जितना एरिया कवर करती है वो सब क्या होगा? वो सब उसका बेसिन होगा। तो गंगा की तो बहुत सी सहायक नदियां हैं, तो कहता है कि यहाँ पर कौन से उसका सहायक नदियों का बेसिन नहीं है, मतलब कि इसकी सहायक नदियां कहाँ से नहीं आती हैं, या कह सकते हैं मुख्य नदी वहां पर कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखो, गंगा की जो है वो मुख्यतः तो 5 राज्यों से गुजरती है।
5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन इसमें जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे एग्जाम्पल में कि गंगा मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो होगा वो इसके बेसिन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि आकर के गंगा में मिलती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कौन-सा ऐसा इसमें अ, राज्य नहीं है जो गंगा के बेसिन में नहीं आता है? तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन क्या लगा सकते हैं कि देखिए राजस्थान से तो कोई नदी आकर के इसमें सीधे गंगा में नहीं मिलती है, सीधे गंगा में नहीं मिलती है। ठीक? दूसरी बात, हिमाचल से भी आकर के सीधे गंगा से कोई नदी नहीं मिलती है और छत्तीसगढ़ से भी आकर के सीधे गंगा में कोई नदी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे राजस्थान से कौन-सी नदी बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है और यमुना कहाँ पे मिलती है? गंगा में। ठीक है? तो ये भी हो गया इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन गंगा बेसिन में। हिमाचल में भी देखेंगे ऐसे ही और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही। मतलब कि ये तीनों राज्य डायरेक्टली गंगा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से गंगा बेसिन में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, 2 और 3। ठीक है? तो 1, 2, 3 हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता कि गंगा नदी इन किन निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है, तो इनमें से कोई नहीं होता। इनमें से गंगा नदी इन तीनों में से नहीं गुजरती है, लेकिन ये तीनों राज्य गंगा नदी बेसिन के हिस्से हैं। गंगा नदी बेसिन का भाग है। ठीक है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी एक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? मतलब कि मैंने बताया बेसिन का मतलब क्या है? सहायक नदी और मुख्य नदी, वो सब मुख्य नदी और सहायक नदी, ठीक है? तो यहाँ पर गंगा का नदी का हिस्सा कौन नहीं है? तो पुनपुन, अजय, जलांगी और जोंक। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो जोंक नदी इसका हिस्सा नहीं है। क्यों जोंक नदी इसका हिस्सा नहीं है? क्योंकि जोंक गंगा में आकर के नहीं मिलती है और ये सारी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है? अच्छा, जो कहाँ पर है? तो ये महानदी की सहायक है। किसकी सहायक है? तो ये महानदी की सहायक। तो ये महानदी की 1 मिनट। क्वेश्चन है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में प्रवाहित होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर सरस्वती, भागीरथी, काली और पिंडार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, काली। देखिए, शारदा नदी जो है, इसको क्या कहते हैं? काली या महाकाली, दोनों नाम से जानते हैं। काली या महाकाली के नाम से जानते हैं। राइट? ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो काला पानी है, जो काला पानी है, वहां से वहां से प्रवाहित होते हुए उतरते हुए कहाँ आती है? तो ये मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों में प्रवेश करने के बाद में ये क्या करती है? घाघरा में आकर के मिल जाती है। घाघरा में आकर के मिल जाती है और घाघरा में कहाँ पर आकर मिलती है? तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर मिलती है? तो बाराबंकी जिले में आकर के मिलती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा कि जो शारदा नदी है, ये मैदानों में आने से पहले इसको क्या बोलते हैं? काली या महाकाली बोलते हैं और ये नेपाल उत्तराखंड के बीच में है। ये थे क्वेश्चन जो कि इंडियन ज्योग्राफी से थे। अब हम चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो पहला सवाल इजी सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में वायुदाब के माप की सामान्य इकाई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा वायुदाब किसमें मापते हैं। तो मिलीबार। करेक्ट, किसमें आते हैं? मिलीबार। ठीक, इसको एम भी लिख दे हैं, मिलीबार लिखते हैं। अबे वायुदाब क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? तो नाम में देखिए, इसको बोलते हैं एयर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। तो एयर का मतलब जो सतह है, जो परतें हैं, वायु की परतें कितनी परतें हैं? तो आप जानते हैं, ट्रोपोमंडल, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जो परतें हैं, इन परतों का दबाव इन परतों का दबाव इन परतों का दबाव सतह पर या सागर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना लगता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ये इकाई एक यूनिट एरिया में कितना लगता है? तो वायुदाब क्या हो गया कि सभी वायुमंडलीय परतों का दबाव पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर या सागर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना लगता है, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर दबाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिलीबार। ठीक है, इसका मेजरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम किसको कहते हैं? तो डोलड्रम को समझते हैं क्या होता है। डोलड्रम का मतलब होता है शांत क्षेत्र। डोलड्रम का मतलब क्या होता है? शांत क्षेत्र। ठीक है? तो अगर आपने ये क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप जानते होंगे कि यहाँ पर क्या है? विषुवत रेखा है। ठीक है? और विषुवत रेखा के उत्तर में
5 डिग्री और दक्षिण में भी 5 डिग्री। जो अक्षांश है इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, इसके बीच के ही एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोलड्रम। इसको बोलते हैं डोलड्रम एरिया कहते हैं। ठीक है। और यहां पर क्या होता है, इसमें प्रेशर लो होता है, दाब क्या होता है, लो होता है, दाब क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहां पर तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि सतह पर जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ऐसे अगर ध्रुवों की बात करें कि ध्रुवों पर तापमान क्या है, ध्रुवों पर तापमान क्या है, कम है, इसलिए प्रेशर क्या है वहां पर, ज्यादा है। ठीक है। तो जब वायु तापमान ज्यादा है तो यहाँ की वायु गर्म होगी, जब वायु गर्म होगी हल्की होकर के क्या होगी, ऊपर उठेगी, जब हल्की होकर के ऊपर ऊपर उठेगी तो उसको क्या बोलेंगे, संवहन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे, संवहन बोलेंगे। तो इसमें कहता है कि डोलड्रम के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन के बात को सही कर। भूमध्य रेखीय शांत मंडल क्षेत्र, तो ये भूमध्य रेखा के पास में शांत है, बिल्कुल सही है। शांत वायु शांत वायु और हल्की पवन है, ये भी सही स्टेटमेंट मैंने बताया। गरजता चालीसा नहीं है, क्यों नहीं है, अभी आगे डिस्कस करेंगे गलत चालीसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। चौथा है, स्थिति और वितरण यानी परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता है। जब ये हल्की होगी, फैलेगी तो ऊपर उठेगी, बढ़ेगी, मतलब इसकी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका में 3 नहीं सही है, तो ये तीनों नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 होगा। गरस्ता चालीसा क्या होता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। गरस्ता चालीसा मैं भी बता देता हूँ, ये क्या है, तो ये पछुआ पवन है, पछुआ पवन है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अभी इस पर डिस्कस आगे हम करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डोल ड्रॉप। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुदाब सबसे कम होता है। तो मैंने बताया वायुदाब जो कम ज्यादा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, तापमान पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो आप देखिए इन चारों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होगा, शीत ऋतु में नहीं होगा, वसंत ऋतु में नहीं होगा, शरद ऋतु में नहीं होगा, तो कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होता है सतह का, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वही पूछ रहा है वायुदाब सबसे कम कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता कि वायुदाब सबसे ज्यादा कब होता है, तो क्या आंसर सही होता, तो होता आंसर शीत ऋतु सही होता। भाषण में आ गई, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित कथनों और निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पृष्ठीय पवन का आदर्श भूमंडलीय प्रतिरूप क्या है। मतलब कि जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या चीजें मिलेंगी, कौन कौन चीजें मिलेंगी। पहला ऑप्शन है डोलड्रम, पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन, पूर्वी पवन। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी पवन, पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन और डोलड्रम। तीसरा ऑप्शन है डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन, पूर्वी पवन। और चौथा है पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन और डोलड्रम और पूर्वी पवन। अब इसको, अभी जो मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के पास में ही, मतलब इक्वेटर के पास में ही क्या मिलता है, भूमध्य रेखा के पास में क्या है, डोलड्रम है। तो भूमध्य रेखा के पास में डोलड्रम है, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, डोलड्रम पड़ेगा। तो ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे आखिरी में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डोलड्रम ही होगा। ठीक है। और ध्रुवों के पास की पवन को क्या बोलते हैं, पूर्वा पवन बोलते हैं, स्टर्लिस बोलते हैं। तो सबसे आखिरी में क्या होगा, स्टर्लिस। ये दोनों ऑप्शन इसमें आ गया। ठीक। तो इसको सबसे पहले हम एक पिक्चर पे देखते हैं, मतलब कि एक इमेज में देखते हैं। तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये ITCZ वाला एरिया होगा, यही का क्या होगा, डोलड्रम होगा। डोलड्रम के बाद में क्या है, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवन। फिर वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड का मतलब क्या है कि जो पूर्वा पवन है, पछुआ पवन है। और पी का मतलब पोलर का मतलब क्या है, जो पूर्वा पवन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डोलड्रम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ट्रेड विंड्स आएंगी, उसके बाद क्या आएगा, वेस्टर्ली विंड्स आएंगे, उसके बाद में क्या होगा, पोलर विंड्स आ जाएंगे, या बोल सकते हैं पोलर स्टर्लीज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले डोलड्रम, फिर ट्रेड विंड, फिर वेस्टर्ली, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में पोलर जो ईस्टर्ली है वो। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए तो डोलड्रम आएगा, डोलड्रम के बाद में ट्रेड विंड, के बाद में ट्रेड विंड होगा, फिर वेस्टर्ली होगा, फिर ईस्टर्ली होगा। ये आंसर क्या होगा, करेक्ट, इसका आंसर करेक्ट होगा सी। आंसर करेक्ट क्या होगा इसका, सी। ये भी आप अगर आपसे पूछता है कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ओर, तो चाहे उत्तर ध्रुव की ओर पूछे चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर पूछे, इसका आंसर क्या होगा, सेम वही आंसर होगा, सेम उसका पैटर्न वही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, देखो
धरातली पवन मतलब कि सरफेस विंड्स। धरातली पवन की बात कीजिए, डोल्ड्रम व्यापारिक, पश्चिमी और ध्रुवी, यही कहता है भूमध्य रेखा। सेम क्वेश्चन देखो, इस तरीके से पूछ लेगा सेम क्वेश्चन। तो सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे पहले भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो सबसे पहले क्या होगा, डोल्ड्रम। तो एक या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। और सबसे बाद में क्या होगा, ध्रुवी, सबसे आखिरी में होगा 4, तो दोनों में है। फिर मैंने क्या बताया था, डोल्ड्रम, तो डोल्ड्रम के बाद में क्या पड़ेगा, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स के बाद में क्या है, वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड के बाद क्या है, पोलर ईस्टर्लीज। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड विंड्स सबसे पहले एक, उसके बाद में दूसरा क्या होगा, दो, फिर तीन, फिर चार, एक दो तीन चार, इसलिए आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। और डिस्कस हमने इसको पहले ही कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करने में कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों पर लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच स्थित प्रत्येक उपोष्ण कटिबंध को अश्व अक्षांश कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अश्व अक्षांश निम्न वायुदाब की पेटियां होती हैं। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले समझते हैं इसमें कि अश्व अक्षांश कहाँ पर होता है। तो अश्व अक्षांश की जब बात आप करोगे तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए, ये जो वायुदाब पेटी है, अगर वायुदाब पेटियों की बात करें हम, तो आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला, ये 30 से 35 के बीच में है, और यहाँ पर भी देखेंगे 30 से 35 के बीच में है। तो बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ कैसी है, ये उच्च वायु दाब पेटी है, हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पर तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया कि निम्न नहीं हाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बैठती हैं। या अभी हम आगे जब इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हवाएं क्यों बैठती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हवाएं बैठती हैं, तो जब हवाएं बैठेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी, दो नहीं, केवल एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उच्च दाब, ये निम्न दाब की पेटी नहीं है, कैसी है, हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और ये उपोष्ण कटिबंधी मतलब कि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, कैसी हो जाएगी, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में शांत अक्षांश पाया जाता है, हॉर्स लैंड, शांत नहीं होगा, अश्व होगा। हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने बताया भूमध्य रेखा पर नहीं है। उपोष्ण उच्च वायु दाब, तो देखो एक बात कंफर्म है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो जहां पर निम्न है वो तो आंसर नहीं हो सकता, तो ये निम्न वाला नहीं हो सकता। अब हाई प्रेशर दो जगह है, दो जगह है। और मैंने भी आपको बताया कि जो अश्व वाला है कहाँ पर, 30 से 35, तो पोल तो नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हेडले सेल तापी प्रसंचरण में, हेडले सेल तापी प्रसंचरण में वायु ऊपर उठती है और फिर नीचे, अंततः कहां पर नीचे कहां आती है। इन हेडले सेल थर्मल सर्कुलेशन, एयर राइजेस अप एंड फाइनली डिसेंड डिसेंड्स एट, मतलब कहां पर बैठती है। तो ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर डोल्ड्रम पर तो नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डोल्ड्रम वाला जो एरिया होता है वो कहाँ पर होता है। ये देखिए डोल्ड्रम वाला जो एरिया कहाँ पर है, इक्वेटर के पास में, भूमध्य रेखा के पास में। तो भूमध्य रेखा के पास में जो डोल्ड्रम वाला एरिया, तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर क्या टेम्परेचर ज्यादा, तापमान ज्यादा, तो वायु ऊपर उठती है, तो बैठेगी तो नहीं। तो यहीं पर क्या है, इसी जगह पर आईटीसीजेड भी बनता है। यहीं पर क्या है, यहीं पर आईटीसीजेड भी बनता है। तो आईटीसीजेड जहां बनता है वहीं पर डोल्ड्रम भी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ना तो इसका आंसर आईटीसीजेड होगा और ना ही आंसर क्या होगा इसका, डोल ड्रम वाला आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो आंसर नहीं होगा। अब है भूमध्य रेखी गर्तिका, तो इक्वेटोरियल जो ट्रफ है वहां भी नहीं होगा, इसका क्या आंसर होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब ये एक और बात समझिएगा, एक और बात समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक कॉमन सेंस ये है कि जहां पर बैठेगी, जहां पर नीचे आती है, मतलब कि क्या होती है, जहां पर एयर बैठेगी वहां प्रेशर तो ज्यादा ही होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पर प्रेशर ज्यादा हो। प्रेशर सिर्फ एक ही में ज्यादा हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सेल के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेल के बारे में, तो कौन सी सेल है, हेडले सेल यहाँ पर है, फेरल सेल है और पोलार सेल है। फिर यहीं पर हेडले सेल है, फेरल सेल है, पोलार सेल है। ये हिस्सा आईटीसीजेड वाला है, डोल्ड्रम वाला हिस्सा है, भूमध्य रेखी क्षेत्र वाला हिस्सा है। इसके बाद
23 से 30 के बीच में हेडलेस सेल है। अब देखिए यहाँ पर 30 से 35 भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा से के पास से तो यहाँ पर आईटी सीरियट से तो फाइव ऊपर उठ रही है, फाइल करके यहाँ पर बैठ रही है। यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, आपसे क्रम पूछ सकता है कि क्रम लगाना है भूमध्य रेखा से डोलड्रम से लेकर के या कह सकते हैं भूमध्य रेखा की छेद से पोलर तक का। तो सबसे पहले क्या पड़ता है? हेडले सेल पड़ता है, फिर फेरल सेल पड़ता है, फिर पोलर सेल पड़ता है। वही चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिए, हेडले सेल पड़ेगा पहले, फिर फेरल सेल पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा? पोलर सेल पड़ेगा, ठीक है। तो क्रम भी ध्यान रखिएगा, क्रम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। मतलब ए और आर वाला सवाल है, कहता है कि कथन ए है, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निम्न वायुदाब कटिबंध पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? निम्न वायुदाब क्षेत्र महासागरों पर स्थायी होते हैं परंतु स्थल पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है कि निम्न वायु ये जो 60 और 65 के बीच में उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर क्या है? वायुदाब कम होता है। तो अब जब आप वायु पेटियाँ पढ़ेंगे, वायुदाब पेटियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे ये जो पेटी का निर्माण है, ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। इस पेटी का निर्माण किससे होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। आर का निम्न वायुदाब क्षेत्र महासागरों पर स्थायी और स्थल पर नहीं, परंतु स्थल पर नहीं है, इसलिए इसका स्टेटमेंट ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। सॉरी, ए सही है, आर गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? त्वरित प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर के बाद हम समझेंगे इसमें डिटेल में कि त्वरित प्रभाव क्या होता है। त्वरित प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों, ठीक है। तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर इसका ध्रुव वाला कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव। इसका आंसर सही क्या होगा? सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं डिटेल में। देखिए, अगर क्रोलिस बल की बात करते हैं, यह आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। यहाँ पर सवाल ऐसे ही हो सकता है कि क्रोलिस बल उत्पन्न किससे होता है? पृथ्वी के घूर्णन से होता है, परिक्रमण से नहीं, परिभ्रमण से यानी कि घूर्णन से उत्पन्न होता है। फिर क्वेश्चन कहता है, इस बल के जो इसमें आगे क्या है? इस बल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो फ्रांसीसी इंजीनियर कॉलेस ने दी थी, इसलिए इनके नाम पर क्या पड़ गया? कॉलेस बल पड़ गया। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न यह बल घूर्णन के मान से स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका मान अक्षांश के sin कोण के मान पर निर्भर करता है। विषुवत रेखा पर, ये बात जो लिखी है, विषुवत रेखा पर प्रेस बल अनुपस्थित होता है और ध्रुव पर इसका मान सबसे अधिक होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन शायद एनडीए 2024 में पूछा गया था। हाँ, एनडीए 2024 में पूछा गया था। तो आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मान सबसे कम कहाँ होता है या अनुपस्थित कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। यह पवन में गति उत्पन्न नहीं करता तथा केवल विक्षेपण करता है। इस स्टेटमेंट का देखिएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अ, या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, पवन जो होती है वो ये पवन में गति उत्पन्न नहीं करता है, केवल विक्षेपण करता है। ये देखिए यहाँ पर 2024 में इससे रिलेटेड यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया। ये एनडीए में भी सवाल पूछा गया, यूपीएससी में सवाल पूछा गया। पुलिस बल के बारे में सही बताना है। यह पवन की गति में वृद्धि करता है। यह पवन की गति में वृद्धि करता है और हमने अभी आपको क्या बताया है? यह पवन की गति उत्पन्न नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, पवन की गति उत्पन्न नहीं करता है, केवल विक्षेपण करता है। और क्या कहता है? यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब इसको हम करेंगे तो प्रॉपर देखेंगे इसमें आंसर क्या सही होगा। ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के 20 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए प्रॉपर्ली। अगर कोई सुझाव होता है ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।